हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो से हम यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे हम वन बाय वन करके बहुत ही डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री टफ लगती है तो आप ये वाला सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं, इस चैनल पे मैंने जीके की कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट की थी, जहां पर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करके पढ़ाया है। यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट पढ़ाया है। इसके अलावा हमने बायो भी पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और यहाँ पे हमने स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट किया है। स्टैटिक जीके मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था, जहाँ पे हमने 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में इसको कवर किया है। और इसका प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं और इसका ई बुक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो यहाँ पे आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और जब ये एंड हो जाएगा तो हम फिज़िक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, इकोनॉमिक्स का वेटेज सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में ज़्यादा रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के यहाँ पे हम केमिस्ट्री का क्लास 1 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम मैटर के बारे में सभी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। इसके अलावा ये जो मिक्सचर के टाइप हैं, कंपाउंड और एलिमेंट हैं, इन सभी का कन्फ्यूज़न आज यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल कि मैटर आखिर होता क्या है। तो इस टाइम पर आपके आसपास में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब मैटर हैं। जैसे कि आप इस टाइम पे पढ़ रहे हैं तो आपका जो कॉपी है, जो बुक्स है, पेन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सभी मैटर हैं। इसका डेफिनेशन है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। यानी कि वो सभी चीज़ें मैटर होंगी जिनका खुद का मास होगा और वो जगह लेती हैं। यानी कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन रखेंगे तो वो थोड़ा सा जगह लेगा और उसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, तो वो भी मैटर है। इसी तरीके से पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें मैटर में आएंगी। तो आई होप आपको ये वाला डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें अगर मैटर हैं तो इनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमें एक तरीके की चीज़ें एक जगह रखनी हो, दूसरे तरीके की चीज़ें दूसरी जगह रखनी हो, तो इसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। क्योंकि अगर जो भी चीज़ों का मास है और वो स्थान घेरती हैं तो इस तरीके से तो बहुत सारे मैटर हो जाएंगे हमारे आसपास। तो उनको क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा यहाँ पे होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं और यहाँ पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन को अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको कोई भी चीज़ देखने में कैसी लग रही है उसके भौतिक गुणों के आधार पे अगर आपने उसको क्लासिफाई किया है तो उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपके आसपास में जो भी मैटर है वो या तो सॉलिड होगा, जैसे कि टेबल, चेयर, आपका मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा लिक्विड होगा, जैसे कि आपके वाटर बॉटल में जो पानी है वो लिक्विड है। तीसरा यहाँ पे है गैस, यानी कि आपके आसपास में जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो ये गैस होगा ना। तो इस तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट यहाँ पे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जब भी हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हम उनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है
मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं और यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है इसको हिंदी में शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसको आगे अभी हम 1 बाय 1 करके समझेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक बार ये चार्ट दिमाग में रहेगा तो सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है इसको भी हम आगे 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जिसको हम समांगी और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस आता है यानी कि शुद्ध पदार्थ, इसको भी फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड्स जिसको कि हिंदी में यौगिक कहते हैं और एलिमेंट्स जिसको कि हिंदी में तत्व कहते हैं। यहाँ पे ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा अलग से दिखाया गया है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें केवल एक तरीके का ही पदार्थ यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरीके की चीज़ें मिक्स होती हैं, जिसमें होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर आते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और उसके बाद में हम यहाँ पे मिक्सचर वगैरह को समझेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर जो आपके आसपास है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। जैसे कि एक जो घर बना होता है उसकी छोटी यूनिट वहाँ पे होती है ईंट, यानी जो ब्रिक वहाँ पे लगाई जाती है उसको आप उस घर का छोटा यूनिट कह सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी मैटर बना हुआ है तो एटम जो होता है वो उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर को अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो वो 3 स्टेट्स में आपको दिखाई देगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो भी सॉलिड मैटर आपको अपने आसपास दिख रहा होगा उनका वॉल्यूम, उनका शेप और साइज़ फिक्स होता है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप उसको कितना भी कंप्रेस कर लें। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं। और वहीं पर जो लिक्विड्स होते हैं इनके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो इसी वजह से लिक्विड में आप देखेंगे इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप और साइज़ यहाँ पर फिक्स नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 लीटर यहाँ पे वाटर लेते हैं तो उसको आप जहाँ भी रखेंगे ना वो उसी का शेप ले लेगा। अगर बॉटल में है तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, अगर आप उसको थाली में रख देते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा। यानी वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है गैस। गैसेस की अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, यानी कि इनके बीच के पार्टिकल आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो इसी वजह से ये जो गैस होते हैं ये आपको बहुत इधर उधर देखने को मिलेंगे। इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और इनका शेप और साइज़ भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पर आपको इसका इमेज दिख रहा होगा, ये है सॉलिड। यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इनके पार्टिकल के बीच में ना के बराबर जगह है। ये बहुत टाइटली एक दूसरे से पैक्ड हैं, इसीलिए ये ज़्यादा मूव नहीं करते। लिक्विड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इसी वजह से इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन साइज़ नहीं। गैसेस की अगर हम बात करें तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही इनका शेप फिक्स होगा। तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इनके पार्टिकल के बीच में जो जगह है और पार्टिकल को मूव करने में जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे सबसे कम होगी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तभी इसका शेप फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े मूव करते हैं। गैसेस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनके पार्टिकल अच्छी तरीके से मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी मैटर है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके पार्टिकल्स और भी तेज़ी से मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पे ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को आप गैस में चेंज कर सकते हैं, और इसका उल्टा आप गैस को यहाँ पर लिक्विड में और लिक्विड को यहाँ पर सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही जो स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं इंटरकन्वर्टिबल। इसको आप कैसे चेंज करेंगे? इसका आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न क्या होता है? यहाँ पे आप सबसे पहले ये इमेज देखिए, यहाँ पे है वाटर। अब वाटर में अगर हमने कोई भी कलर डाला या कोई भी इंक डाला तो इसका जो पार्टिकल है और यहाँ पे ये जो वाटर के पार्टिकल हैं ये आपस में धीरे धीरे करके मिक्स होना स्टार्ट होते हैं, और ये तब तक मिक्स होंगे जब तक एक सेम कलर इसमें ना आ जाए। तो इस तरीके से एक जो यहाँ पे मैटर है उसके पार्टिकल और दूसरे मैटर का जो पार्टिकल है, इन दोनों का जो आपस में मिलना होता है ना, इसी को डिफ्यूज़न कहा जाता है। द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करना, उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ पर होगा, डिफ्यूज़न आपको गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड सभी में देखने को मिलेगा। डिफ्यूज़न का एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए किचन में कुछ खाना बन रहा है बहुत टेस्टी सा, तो उसका स्मेल आपको पूरे घर में आता है, तो वो भी डिफ्यूज़न का ही एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये सब डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल हैं। डिफ्यूज़न इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। यानी कि अगर आप डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न का रेट जो है ये इंक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं, और जितने तेज़ी से मूव करेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये क्लास बहुत बेसिक लगेगी, लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो बेसिक से ही यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगी ताकि सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो
तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप, इनका शेप डेफिनिट होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स होता है। इनके अंदर ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप दबाव बनाकर किसी भी सॉलिड का शेप चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि सॉलिड की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने शेप को बनाए रखते हैं भले ही आप उन पे बाहर से फोर्स लगाए। Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. यानी सॉलिड जो है अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं ये रिजिड यानी कि कठोर होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 लीटर वाटर को आप कहीं पर भी रख लीजिए, इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन इनका आकार यहाँ पर फिक्स नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो होते हैं ये अपने शेप को चेंज करते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कठोर नहीं होते, ये फ्लूइड होते हैं यानी तरल होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर as compared to particles in the solid state। यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है, उनमें डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स थोड़ा सा फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह भी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थर्ड यहाँ पे आता है गैसियस स्टेट। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इसको कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा इसको आप अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर। इनका घनत्व बाकी के स्टेट ऑफ मैटर से भी कम होता है। इसी वजह से जो LPG होते हैं, जो CNG होते हैं, ये सभी पॉसिबल हुए हैं इनके इसी क्वालिटी के कारण। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो जो भी LPG गैस सिलेंडर होता है जहाँ पे हम अपने घरों में खाना बनाते हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये सभी गैस ही होते हैं लेकिन उसको कंप्रेस करके वहाँ पर फिल किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। तो CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका भी यूज़ बहुत किया जा रहा है फ्यूल के तौर पर। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा। घर में अगर कुछ भी बन रहा हो तो वो पूरे घर में उसकी स्मेल होती है। परफ्यूम लगाते हैं तब भी स्मेल बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ करते टाइम अगरबत्ती जलाते हैं या कुछ भी वहाँ पे आप करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमने इनके स्टेट की बात की। अब हम बात करेंगे कि मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये कैसे आपस में कन्वर्ट होते हैं
और वो जो कन्वर्ट ये करते हैं ना, उनके लिए कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैटर की 3 स्टेट होते हैं, यानी कि 3 अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि यहाँ पे हम वाटर की बात करते हैं तो ये सॉलिड में भी होता है, जैसे कि आइस, लिक्विड फॉर्म इसका वाटर होता है, और गैस फॉर्म होता है इसका वेपर यानी कि भाप। तो तीनों में ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भी आप किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, और ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते करते इतना ज़्यादा हो जाती है कि ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी वहाँ पर कमज़ोर कर देते हैं और फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं। और इसी पॉइंट पे ये जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा स्पीड के साथ में वाइब्रेट करेंगे, और जब हीट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे ये कम कर देंगे, और इस तरीके से एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे ये सॉलिड मेल्ट हो करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, यहाँ से CGL 2017 में क्वेश्चन बना है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सॉलिड का वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे वो सॉलिड मेल्ट हो करके पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर क्या है जिस पे कोई भी आइस पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, या फिर अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2017 में। यहाँ पे सॉलिड क्या हो रहा था, मेल्ट हो रहा था, तो इसको हमने बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं हिंदी में क्वथनांक। यहाँ पे मैंने ये एक इमेज लगाया है जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं सॉलिड से। अगर यहाँ पे कोई सॉलिड है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसको अगर आप खुद से भी हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर कोई भी लिक्विड है यहाँ पर, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये भाप बनेगा, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो ये इवेपोरेशन होता है। अगर यहाँ पे गैस जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे कई सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि मेल्ट ना हो करके डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कपूर को आप देखते होंगे,
वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वो सीधा गायब हो जाता है, यानी कि सॉलिड से सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपूर को सबलाइम सब्सटेंस या फिर मैटर कहते हैं। अगर यहाँ पे गैस है वो डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ड्यू यानी कि ओस। आप देखते होंगे कि जो गांव वाला एरिया होता है या फिर कहीं भी ठंड के टाइम पे जो ओस पड़ी होती है ना, वो वाटर वेपर होते हैं और वो ठंडा होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओस के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे कंडेंसेशन के एग्जाम्पल होते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये तो हमने देख ही लिया कि टेम्परेचर को अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर को चेंज करने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला पॉइंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि किसी भी मैटर का प्रेशर और टेम्परेचर ये डिटरमाइन करेगा कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर and lowering temperature, and liquid also convert to solid by applying the pressure and lowering the temperature। यहाँ पे कहने की जो गैस होते हैं उनको लिक्विफाइड यानी कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करें और टेम्परेचर उसका कम कर दें। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, इनके पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ये थोड़ा सा कम मूव करेंगे और धीरे धीरे ये लिक्विफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से लिक्विड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में अगर हम उनमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करें और यहाँ पे इनके टेम्परेचर को कम करें। तो यहाँ पर भी वही होगा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से इनके बीच के जो पार्टिकल हैं वहाँ का काइनेटिक एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी कम होने से पार्टिकल कम मूव करेंगे और धीरे धीरे ये सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं, ये है गैस, यहाँ पे है पिस्टन और इस पे हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस पे और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है प्रेशर चेंज करने का। यहीं से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट है, तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। पास्कल जो होता है ये प्रेशर की इकाई होती है। 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये इसका एसआई यूनिट है। इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज में गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम एटीएम में भी मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझा। अब यहाँ पे आपको समझना है सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि कोई भी सॉलिड अगर बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि अगर कोई भी गैस है वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हो जाएगा फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। कई बार आपने देखा होगा कि जब एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वाटर वेपर जो होते हैं वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल में डिपॉजिट हो जाते हैं।
यानी कि वाटर वेपर सीधा आइस क्रिस्टल में चेंज हो गया, वो लिक्विड में नहीं गया। और ऐसा उस जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा नैफ्थलीन, कैम्फर यानी कि कपूर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल जो शादी वगैरह होती है उसमें आप देखते होंगे ना, धुआं धुआं हो रखा है, तो वो इसी के वजह से होता है। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड्स गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm without coming into liquid state. This is the reason that the solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप वहाँ पे 1 atm का प्रेशर कम कर दें। तो इसी वजह से इनको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है और ये सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इसको हिंदी में वाष्पीकरण कहा जाता है और ये फिनोमिना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे अर्थ के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि अगर इवेपोरेशन ना होता तो यहाँ पे बारिश देखने को नहीं मिलता, बादल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into vapor state. यानी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे जो लिक्विड है वो वेपर यानी कि भाप में बदल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाटर बॉडी है, इसका जो ऊपर का सरफेस है इनका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है इनके पार्टिकल थोड़े से फ्री होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिक्विड से सीधा वेपर में चेंज हो जाते हैं और ऊपर जा कर के यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होता है, फिर कंडेंसेशन हो कर के यहाँ पर प्रिसिपिटेशन होता है। तो इवेपोरेशन ध्यान रखेंगे, लिक्विड से सीधा वेपर में चेंज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere, the temperature, humidity and the wind speed. तो ये लाइन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आपसे दे करके पूछा जा सकता है कि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा और किस पे नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि अगर आप किसी बड़े कंटेनर में यहाँ पे पानी रख दें तो इसका इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, लेकिन अगर आप एक गिलास में पानी रख देंगे तो इसका इवेपोरेशन थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तब भी इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। इवेपोरेशन पर ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हिंदी में इसको आर्द्रता कहते हैं और इसका मतलब होता है कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए कि अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर है नहीं। अगर ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, इनमें रिवर्स का रिलेशन होता है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे वाटर वेपर पहले से ही ज़्यादा है तो इसी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। वहीं पर अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे है विंड स्पीड। विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो ये जितना ही ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जैसे तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो वाटर वेपर को और ऊपर ले जाएंगी, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। इसी के वजह से विंड स्पीड ज़्यादा होने के टाइम पर इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, तो ये इनका इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं और उनके यहाँ पे एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं। ये सब हम फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए केल्विन का यूज़ होता है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और वेट के लिए यहाँ पर न्यूटन। अब आप सोचेंगे न्यूटन कहाँ से आ गया? तो ये जो वेट होता है ना, ये एक तरीके का फोर्स होता है और फोर्स को मेज़र करने का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो इसी वजह से वेट के लिए न्यूटन यूज़ करते हैं। लेकिन डेली लाइफ में हम किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा बताने के लिए किलोग्राम का ही यूज़ कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में इसको हम मेज़र करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे हो जाएगा और प्रेशर के लिए यहाँ पर पास्कल होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर का फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट यहाँ पे है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं जो कि आयोनाइज्ड गैस होते हैं। यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये जो सन होते हैं और जो स्टार होते हैं ये इसी वजह से ग्लो करते हैं क्योंकि इनमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा स्टार में क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसी वजह से ये आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for a fifth state of matter। अब यहाँ पे ना 1920 में जो इंडियन फिजिसिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी और इन्होंने बोला था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कुछ हो सकता है। बाद में यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट कर दिया था, तो इसी वजह से इसका नाम ही है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये आपको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। इन्हीं के बीच में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम में। ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2001 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स का। तो इसमें कौन हो जाएंगे? एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटलर, कार्ल ई वीमैन। ये सभी थे यूएसए के और इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। यहाँ पे एक चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग है, 1955 में रुबिडियम एटम से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को एरिक ए कॉर्नेल और कार्ल ई वीमैन ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन इसी सेम ईयर में वुल्फगैंग कैटलर ने इसको सोडियम के एटम से प्रोड्यूस किया था, तो एक ही साथ में यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा 1920 में कैलकुलेशन हुए थे, 1924-25 के आसपास में इसको प्रिडिक्ट किया गया। यहाँ पे हमने 5 स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे
मैटर में जो इम्पॉर्टेंट वाला है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। अभी तक हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरीके के आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पे होगा ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि मैटर में अगर केवल एक तरीके के सब्सटेंस मौजूद हैं तो उनको हम शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं पर मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि एक से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंस मौजूद होंगे तो उनको हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे भी जो प्योर सब्सटेंस है ना, इसमें भी अगर केवल एक तरह के एटम हैं तो इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे, और अगर इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हैं तो इनको हम कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि पीरियोडिक टेबल में 118 जो आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर आएंगे और वो सभी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये अगर आपस में मिल करके कुछ भी बनाते हैं तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं और ये भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं। एलिमेंट यहाँ पे जो होते हैं ये आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इनमें कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे और कुछ मेटलॉयड्स होंगे। कंपाउंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O यानी कि वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके बना रहे हैं एक कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्यों हमने इसको मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं रखा। अगर ये आपस में मिल करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो इसको हमको मिक्सचर में डाल देना चाहिए था। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, यहाँ पे अगर ये मिलके भी कुछ बना रहे हैं तब भी इनका जो प्रपोर्शन या फिर जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। यहाँ पे ये जो वाटर है ना H2O, इसमें आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 देखने को मिलेगा। अब आप कहीं का भी वाटर ले लीजिए, चाहे वो बॉटल वाला वाटर हो या फिर कहीं का भी वाटर अगर आप लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो रेशियो है ना ये फिक्स देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको हमने कंपाउंड्स में रखा है, मिक्सचर में नहीं। वहीं पे ये जो मिक्सचर होता है इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता, किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। यहीं पे आप समझ लीजिए, आगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मिक्सचर में यहाँ पे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पे आप इसको देख करके उसके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं बता पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे वाटर है उसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया तो वाटर और शुगर को अच्छे से यहाँ पे घोलने के बाद में आप देख करके बता नहीं पाएंगे कि उस वाटर में क्या चीज़ घोली गई है। जब आप उसको पिएंगे उसका टेस्ट आप फील करेंगे तभी बता पाएंगे। इसके अलावा वाटर में यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है, इसको भी अगर अच्छे से मिक्स कर दिया जाए तो आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या मिलाया गया है। तो ये एक तरीके से हो जाता है होमोजेनस मिक्सचर। अगर हम यहाँ पर हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो इसमें इर्रेगुलर कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि आप इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना उसको देख करके बता भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने वाटर लिया और उसमें सैंड मिक्स कर दिया तो आप देखकर बता पाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर वाटर है और इसमें ऑयल मिक्स कर दिया गया तब भी आप इसमें अंतर कर पाएंगे। तो ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर में भी यहाँ पे मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं, सॉल्यूशंस एंड एलॉयज़। सॉल्यूशन में आप याद रखेंगे वाटर शुगर का सॉल्यूशन, वाटर सॉल्ट का सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। एलॉय की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनको भी देख करके आप बता नहीं पाएंगे कि इनमें कौन सी चीज़ें मिक्स की गई हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल इसका है ब्रास, जिसको कि हिंदी में पीतल कहते हैं। और ये पीतल जो है बनाया जाता है, इसमें 70% कॉपर होता है यहाँ पर, और इसके अलावा 30% के आसपास में जिंक होता है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ पे पीतल को तैयार किया जाता है, तो इनको हम एलॉय कहते हैं। ये सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर आप पीतल को देखेंगे तो देख के नहीं बता पाएंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। कोलाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। इनके पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, आगे अभी हम देखेंगे। सस्पेंशन में इनके पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये वाला चार्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और मैं आपका क्लियर कर दूँ, एटम वर्सेस मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड की। कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें कन्फ्यूज़न आती है और वो क्लियर नहीं होता है क्लास में। तो इस वजह से अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एटम, मॉलिक्यूल और ये क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी यहाँ पे आप जान लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में आपको फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपको कभी इस अवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का जो एटम है और दूसरे हाइड्रोजन का जो एटम है, ये एक साथ में मिलेंगे, यानी H2 के फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन आपको फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का ये वाला जो एटम है, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम से यहाँ पे मिल जाएगा और O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेम ऐसा क्लोरीन के साथ में भी होता है, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल तरीके से पाया जा रहा है फ्री स्टेट में, जैसे कि हीलियम हो गया, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट, तो ये एटम यहाँ पे कहलाएंगे। लेकिन अगर इनका एक एटम दूसरे एटम से मिल के यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको आप मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम से मिल के बने होते हैं। वहीं पर अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिल कर के बन रही हैं, लेकिन ये एक ही एलिमेंट के एटम यहाँ पर नहीं मिलते। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे CH4 है तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि ये सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसको आप कंपाउंड कहेंगे। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे Cl2 देखा, H2 देखा, O2 देखा, इसी तरह से हम P4 देखते हैं, यानी कि फॉस्फोरस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। S8 यानी कि सल्फ़र इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसी से एटॉमिसिटी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी एक है, यानी कि ये मोनो एटॉमिक हैं, जैसे कि आर्गन और हीलियम। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इन सभी को आप इस तरीके से देखेंगे, इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है, इसी वजह से इनको डाई एटॉमिक कहते हैं। इसके अलावा फास्फोरस जो होता है, ये P4 में आपको देखने को मिलेगा, सल्फ़र S8 के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इस वजह से इसको टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। इसकी एटॉमिसिटी 8 है,
तो इसको आप ऑक्टा एटॉमिक कह सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा होता है तो कॉमन लैंग्वेज में इसको हम पॉली एटॉमिक कहते हैं, यानी जिनकी एटॉमिसिटी बहुत तरीके की हो। यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें समझी हैं वो सब यहाँ पे एक एक करके मैंने लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर सिंगल एटम या फिर सेम ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर के कोई चीज़ बनी है तो उसको एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट में आपके 118 एलिमेंट आते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के एटम ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया और यहाँ पे CO हो गया। तो इन सारे जो भी चीज़ें हैं ये कंपाउंड में आएंगे। मिक्सचर यहाँ पे जो होते हैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं और होमोजेनस भी हो सकते हैं, तो इनका कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस का अलग से भी मैंने इमेज लगा दिया है। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स हैं, कंपाउंड में 2 एलिमेंट के अलग अलग एटम्स यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन मिक्सचर में यहाँ पे अगर होमोजीनस भी है तब भी ये फिक्स कंपोजिशन में देखने को नहीं मिलेगा। हेट्रोजीनस में यहाँ पे भी फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट की डिफिनीशन है। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। सबसे पहले पर्सन या फिर साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया वो थे रॉबर्ट बॉयल, और इन्होंने 1661 में इस टर्म को यूज़ किया था। एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. तो यहाँ पे एंटनी लॉरेंट लेवोशियर हैं, फ्रेंच केमिस्ट। इन्होंने डेफिनेशन दिया था सबसे पहले एलिमेंट का, और इन्होंने कहा कि एलिमेंट जो है ये मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है और इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। केवल 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ मरकरी एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होंगे, 11 होते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी नॉर्मली सॉलिड में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, गैलियम और सीजियम जो हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आप इनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे तो वैसे नॉर्मली ये भी आपको सॉलिड में देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंड है। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि H2O, CO2, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, तो यहाँ पे इसी चीज़ का खेल है फिक्स्ड प्रपोर्शन का। अदरवाइज इसको भी मिक्सचर में डाल देते, लेकिन यहाँ पे प्रपोर्शन फिक्स होगा, जैसे वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया था, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। इसमें सॉल्यूशन आएगा, एलॉयस आएंगे, ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन और कोलाइड। मिक्सचर क्या होते हैं?
इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन, यानी यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे किसी भी प्रपोर्शन में। अगर हम यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो एयर यहाँ पे एक मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग गैसेस मिक्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। सॉइल जो होता है ये भी एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें क्ले, सैंड और अलग अलग तरीके की सॉल्ट मिक्स होते हैं। इसके अलावा मिल्क है, आइसक्रीम, रॉक सॉल्ट, टी हो गया, स्मोक, वुड, सी वाटर, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं मिक्सचर के। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है एलॉयस आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल, यानी मेटल को मिलाने से जो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा उसको एलॉय कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है। होमोजेनस यहाँ पे अगर हम अलग से पढ़ें, ए मिक्सचर इन विच द components कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड ए होमोजेनस मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को, यानी कि उसमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं, इसको आप अलग से देख नहीं पाएंगे, तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, तो इनका कंपोजिशन एक समान होता है और मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होगा वो भी सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टैप वाटर है, मिल्क है, एयर है, ये सब यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इनको आप अलग अलग देख सकते हैं। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक समान इनका कंपोजिशन भी नहीं होगा और प्रॉपर्टीज़ भी नहीं। इसका एग्जाम्पल है शुगर एंड सैंड, यानी कि चीनी में आप रेत मिला दीजिए तो ये भी मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन ये हेट्रोजेनस होगा क्योंकि आप इसके कंपोनेंट को अलग अलग देख पाएंगे। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि ऑयल वाटर एक साथ मिला दीजिए तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फाइलिंग्स, आयरन के जो बहुत बारीक टुकड़े होते हैं इसको आप सल्फ़र के साथ मिक्स कर दीजिए तो ये सब हेट्रोजेनस हैं। अब यहाँ पे होमोजेनस में भी हमने देखा था सॉल्यूशन एंड एलॉय, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इस सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड एंड सोडा वाटर। ये अलग से इंफॉर्मेशन है जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, जो कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फिर सोडा वाटर, ये सभी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे लिक्विड है जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है, तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन दैट इज़ एलॉयस एंड गैसियस सोल्यूशन दैट इज़ एयर। तो यहाँ पे होमोजेनस की कैटेगरी में एलॉय भी आता है, लेकिन ये सॉलिड सोल्यूशन है, इसमें भी आप अलग अलग देख करके कॉम्पोजिशन नहीं बता पाएंगे। गैसियस सोल्यूशन एयर होता है, यानी कि इसमें भी सारी चीज़ें मिक्स हैं, लेकिन आप एयर को देख करके नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन घूम रहा है या फिर नाइट्रोजन है या ऑर्गन है, तो ये सारे आप एयर के कंपोनेंट से अलग नहीं कर पाएंगे। इनके पार्टिकल का साइज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर। इनके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है और इनके पार्टिकल का साइज़ छोटा होने की वजह से अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन रखा है तो यहाँ से आप लाइट पास करेंगे ना,
यहाँ पे आपको लाइट का जो पाथ है, यानी कि लाइट किस रास्ते से जा रही है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बाद में लाइट यहाँ पे दिखेगी। इसका इमेज भी मैंने लगाया हुआ है, अभी हम देखेंगे उसको भी। एलॉय जो होते हैं ये सॉलिड सोल्यूशन हैं। यहाँ पे मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो पीतल में लगभग यहाँ पे 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। अब यहाँ पे हम सस्पेंशन एंड कोलाइड की बात करेंगे, जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर के कैटेगरीज हैं। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो सस्पेंशन के जो भी पार्टिकल होते हैं वो अगर उनसे लाइट को पास किया जाए तो उसको फैला देते हैं, तो इनके पाथ को विजिबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यहाँ पर है, कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप और नेकेड आइज। ये जो होते हैं इनके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इनको आप नेकेड आइज या फिर कुछ माइक्रोस्कोप जो होते हैं सिंपल वाले, उससे भी अलग अलग इनके कंपोनेंट को नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क। अब आप यहाँ पे सोचेंगे जब इसको भी माइक्रोस्कोप या नेकेड आई से नहीं देख सकते अलग अलग, तो क्यों इसको हमने होमोजीनस में नहीं रखा? तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, तभी इसको अलग किया गया है, और वो यहाँ पर है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि कोलाइड जो होते हैं इनके पार्टिकल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इतने बड़े तो होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर पाएँ, तो इनका पाथ यहाँ पे भी विजिबल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की, और यहाँ पे है इमेज। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. सिंपल लैंग्वेज में टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अगर लाइट की कोई भी बीम यहाँ से जा रही है तो इसके बीच में जो छोटे छोटे स्मोक या डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना एयर में, वो अगर इस लाइट को स्कैटर कर दें तो इसको आप टिंडल इफेक्ट कहेंगे। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये है सॉल्यूशन, ये है कोलाइड और ये है सस्पेंशन। जब यहाँ से आप लाइट को पास कराएंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन होगा ना, यहाँ पे आपको लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होगा। यानी कि इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो इस वजह से यहाँ पे इसका पाथ हमें दिखाई नहीं देता। कोलाइड में अगर हम आए तो इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं इनसे, जिससे कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं और यहाँ पे लाइट का पाथ थोड़ा सा विजिबल होता है, यानी थोड़ा सा दिखाई देता है। सस्पेंशन में इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि क्लियर तरीके से लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है। तो यही डिफरेंस होता है सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में। अब ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोलाइड में पार्टिकल के साइज़ कितने होते हैं, तो ये 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया है। अब यहाँ से आपको कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम आते हैं, उनके टाइप और एग्जाम्पल। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, और जिसमें आप कोई चीज़ घोलते हैं, यानी जिसमें आपने कोई चीज़ मिलाया उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस चीज़ को आपने मिलाया उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं
तो वाटर यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट, वो ज़्यादा मात्रा में है, और शुगर को हम मिला रहे हैं वो कम मात्रा में है, तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने से जो चीज़ बनती है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। यही जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये जब कोलाइड की बात आती है तो इनका नाम चेंज हो जाता है, ये बन जाते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर गैस में लिक्विड मिलाई जाए तो यहाँ पे एरोसोल बनेगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं फॉग, क्लाउड और मिस्ट। गैस में अगर सॉलिड को मिक्स कर दिया जाए तब भी एरोसोल बनेगा, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। यहाँ से आप ये वाला ध्यान रखेंगे, लिक्विड और गैस अगर यहाँ पे मिक्स हो रहा है तो इस तरीके का जो कोलाइडल मिक्सचर होता है, इसमें आप कह सकते हैं फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम। लिक्विड और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे इमल्शन टाइप का यहाँ पे कोलाइड बनेगा, जैसे मिल्क और फेस क्रीम। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ को मिला करके मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बना दिया है तो कैसे आप इनको अलग करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें आपको केवल ये नाम ध्यान में रखने हैं और इसको समझना है। सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इवेपोरेशन से आप कैसे अलग करेंगे। इसका एग्जाम्पल है इंक। इंक जो होता है वाटर में डाई मिलाने से इंक बनता है। तो अगर आप इसको धूप में रख दें या फिर इसको आप टेम्परेचर ज़्यादा करके गर्म कर दें तो ये जो पानी है ये धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा और बाद में डाई यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो इस तरीके को हम कहते हैं मेथड ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है घी निकालना। जैसे कि आपके घरों में जो कर्ड होता है, दही होती है, उसको ऐसे मथा जाता है तो उसमें से आप देखेंगे साइड साइड में घी के छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस बाय विच फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इन ए मशीन कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूग। तो इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं और इसके लिए एक मशीन भी आती है जो कि बहुत तेज़ी से रोटेट होती है और इस तरीके से जो हैवी सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, लाइटर जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, यानी जब बटर निकालना हो तब इसका यूज़ अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी इसका यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन जो पानी स्क्वीज आउट करते हैं ना वेट क्लॉथ से, वहाँ पर भी यही काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। अब मिसिबल लिक्विड का क्या मतलब होता है, ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स हो गए हैं, इनको अगर आपको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है जिसको कहा जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इस वजह से यूज़ किया जाता है, मान लीजिए आपने दो चीज़ों को मिला दिया है आपस में और ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से घुल गए हैं, लेकिन इन दोनों मैटर का यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो इसको गर्म करने पे एक जो कंपोनेंट होगा वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और एक जो यहाँ पे होगा वो ज़्यादा देर में गर्म होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉइलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर टर्न्ड टू फ्रेश वाटर यूजिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो खारा पानी होता है उसको फ्रेश वाटर बनाया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है इसको सॉलिड को प्योर बनाने में यूज़ किया जाता है।
इसका एग्जाम्पल है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो भी सॉल्ट मिलता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, तो जो फिटकरी होता है ना उसके जो इम्प्योर सैंपल होते हैं उसको भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्रोमैटोग्राफी। अब यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी का क्या मतलब है? क्रोमा का मतलब होता है कलर, और इस टेक्निक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डाई के भी अलग अलग कलर को अलग करना होता है। इसके पहले हमने इवेपोरेशन पढ़ा जहाँ पे हमने इंक को सेपरेट किया था। तो ये क्रोमैटोग्राफी का यूज़ यहाँ पे क्यों आया? क्रोमैटोग्राफी इस वजह से आया क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ब्लैक कलर की डाई है तो ये ब्लैक कलर सीधे ब्लैक नहीं बनता, बहुत सारे कलर को मिक्स करके ये ब्लैक कलर बनता है। तो ये जो कलर्स अलग अलग है ना, इनको अगर अलग करना है तब यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपको इसका नाम और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, यानी कि डाई को अगर अलग करना है वाटर से तो आप इवेपोरेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाई जिन अलग अलग कलर से मिल कर के बना है उस कलर को अलग अलग करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, तो जो नेचुरल कलर हैं उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, कोई भी ड्रग अगर ब्लड में मिल गया है तो उसको भी यहाँ से अलग किया जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो सिंपल आप याद रखेंगे क्रोमा मतलब कलर, कलर को अलग करना है तो इसको यूज़ करेंगे। लास्ट में यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा एक बार कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी चीज़ कितने % में होती है, क्योंकि इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। 65% ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है कार्बन जो कि 18% है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5 एंड फास्फोरस 1.2%। इसके अलावा 1% कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल 6% है। तो ये सभी एलिमेंट का कंपोजिशन है ह्यूमन बॉडी में, और ये वाला एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने मैटर के बारे में सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपने इसको लास्ट तक अच्छे से देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।